Hi everyone, welcome to my channel Learning with Prachi. Today we are going to solve some physical education questions. So question number 1 is physical education teacher of AB school was teaching the students about Newton's law of motion. While explaining, he showed the students this picture and tried to explain how there is a difference in the speed of an object ड्यू टू देयर वेट. कैन यू नेम द लॉ. अब आप देख सकते हो कि ये जो बॉल है ये दूर तक चली गई, इसने मारी तो, एंड दूसरी जो बॉल है वो यहीं तक गई. क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये हल्की बॉल होगी इसलिए ये दूर तक गई है, ये भारी होगी ये रुक गई है, राइट. एंड क्वेश्चन में ये भी बोला है कि देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर वेट. तो हमने 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़े है ना. क्या क्या है? फर्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, जो क्या कहता है कि an object at rest will remain at rest और an object in motion will remain in motion unless acted upon by a force. यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, unless acted upon by a force. सेकेंड में हमने पढ़ा था law of acceleration which states that rate of change in velocity of an object is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass, है ना, ये हमने पढ़ा था. एंड थर्ड इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. तो यहाँ पे क्लियरली हम कौन सा लॉ देख सकते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन. तो कुछ भी है एक्शन रिएक्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा कि फोर्स तो उसने भले ही सेम लगाया हो लेकिन ये बॉल जो थी ये हल्की थी इसलिए दूर तक गई है, ये भारी थी तो ये रुक गई. तो आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट. ये मैंने बी पे लगाया है. Next is Jatin is a weightlifter in the 96 kg category. He has to participate in a weightlifting competition next week for which he is taking good care of his practice and diet. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जतिन एक वेट लिफ्टर है एंड कौन सी कैटेगरी में? 96 kg में उसको पार्टिसिपेट करना है एक वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में अगले हफ्ते. एंड उसके लिए वो क्या कर रहा है? अच्छी देखभाल कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है और अच्छा खान पान रख रहा है, बिकॉज डाइट इज रियली इंपॉर्टेंट. ही हैज इंक्लूडेड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट. तो हमने बैलेंस डाइट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि बैलेंस डाइट में सारे ही जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बैलेंस प्रोपोर्शन में होते हैं. बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जतिन्स डाइट? तो उसकी डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होना चाहिए? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. तो हमको पता है कि वो वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहा है तो उसके लिए उसको मसल्स बिल्ड करने, एंड मसल्स बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रोटीन होता है. आप जिम में भी जाते हो तो आपको प्रोटीन डाइट हमेशा देते ही देते हैं ना, क्योंकि मसल्स बिल्ड करना होती है. मसल्स रिपेयर में, टिश्यू के रिपेयर में प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी तो देता है लेकिन वो बॉडी में ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रहता भी नहीं है. एंड चूंकि जतिन को वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है उसके लिए उसको मसल्स बिल्डअप करनी है जिसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर होगा ए. नेक्स्ट इज रोहन एंड सतीश ऑर्गेनाइज्ड अ वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑन नॉकआउट बेसिस. नॉकआउट बेसिस आपको पता है कि जैसे कि ए बी सी डी है तो ए और बी में से एक आगे जाएगा, सी और डी में से एक आगे जाएगा एंड फाइनली उनके बीच में होगा और एक जीत जाएगा, है ना. इसमें सेकंड चांस वाला सीन तो होता नहीं है. तो रोहन एंड सतीश organized a volleyball tournament on knockout basis. They found that the spectators were losing interest in the tournament because 2 good teams were out of the tournament as they were defeated in the beginning. तो जब हमने ये सेक्शन को ये जो चैप्टर है इसको डिस्कस किया था, हमने देखा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शुरू में ही बाहर हो जाए एंड बाद में जाके अगर बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच में मैच होता है तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि अच्छी जो टीम है वो तो ऑलरेडी बाहर हो गई है. तो नॉकआउट टूर्नामेंट का ये एक डिसएडवांटेज होता है, ठीक है, कि अच्छी टीम अगर पहले ही बाहर हो जाती है तो फिर जो स्पेक्टेटर्स है उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है. तो विच प्रोविजन कुड हैव अवॉइडेड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. तो वो क्या ऐसा प्रोविजन कर सकते हैं कि जो अच्छी टीम से वो पहले ना निकले? ऐसा कौन सा प्रोविजन हो सकता है? बाय सीडिंग पूल्स हाफ. तो ये पूल हाफ का कॉन्सेप्ट तो कुछ भी नहीं है ना. बचा क्या? बाय और सीडिंग. तो बाय होता है कि हम एक अच्छी टीम को डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पहुंचा देते हैं, लेकिन बाय क्या होता है? ड्रॉ को सॉल्व करने का एक सिस्टम होता है ना. एंड सीडिंग क्या होता है? सीडिंग में हम एक अच्छी टीम को या ग्रुप ऑफ अच्छी जो टीम्स होती है उनको एक बेनिफिशियरी पोजीशन पे रखते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर न्यूजीलैंड है, जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है और ऑस्ट्रेलिया है, तो हम क्या करेंगे?
एग्जाम्पल ही है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, आई नो। तो हम क्या करेंगे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में भेज देंगे एंड मैचेस इनिशियल जो कमजोर टीमें हैं उनके बीच में कराएंगे, ताकि जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं उनको बेनिफिशियल पोजीशंस मिल जाए, वो आगे की तरफ जाए, आगे के राउंड्स में जाए, ताकि स्पेक्टेटर्स का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, ठीक है। तो सीडिंग इसका आंसर होगा, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग टीम्स को बेनिफिशियरी पोजीशंस पे रखते हैं। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, उनके पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, राइट। Next is Sandy is diagnosed with a postural adaptation of the spine in the lateral direction. The curve identified as convexity, right? It happened due to Sandy's underdeveloped legs and carrying heavy loads on one side only. तो इसमें अब ये बताया गया है कि सैंडी जो है is diagnosed with a postural deformity of the spine. तो स्पाइन की डिफॉर्मिटी हमको पहले ही पता चल गया है। The curve is identified as convexity, right? और इसमें ये बताया गया है कि सैंडी के अंडर डेवलप्ड लेग्स हैं, लेग्स भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो रहे हैं, एंड वो क्या करता है, जो भारी वजन है वो एक साइड ही लेकर चलता है। सो व्हाट काइंड ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी डॉक्टर्स फाउंड इन सैंडी? स्कोलियोसिस, काइफिसिस, एक्सक्यूज मी, बोलेक्स एंड फ्लैट फुट। तो हमको पता है कि यहाँ क्वेश्चन में ही बोला गया है कि स्पाइन की डिफॉर्मिटी है, तो फ्लैट फुट तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो फुट की है। बोलेक्स भी नहीं हो सकता, हमको तो स्पाइन की बात करना है। अब बचे स्कोलियोसिस और काइफिसिस। अब काइफिसिस में हमने देखा था, इसको हमने याद कैसे रखा था, एक हाफ मून के जैसे याद रखा था कि बॉडी के अपर पोर्शन में स्पाइन में ऐसा मून बनता है, ऐसा कर्व बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है कि स्पाइन की प्रॉब्लम रहती है, एंड इट इज मेनली ड्यू टू जिन लोगों के लेग्स अच्छे से डेवलप नहीं होते, अंडर डेवलप्ड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो लोग एक ही कंधे पर ज्यादा वजन देते हैं, फिर डिसीज के कारण भी हो सकता है ना। तो स्कोलियोसिस वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है स्पाइन की, जिसमें क्या होता है, द कर्व इज आइडेंटिफाइड एज कॉन्वेक्सिटी, राइट। तो इसका आंसर होगा स्कोलियोसिस। आप इसको पहचान कैसे सकते थे, क्योंकि ये जो स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है ये अंडर डेवलप्ड लेग्स के कारण भी होती है, एंड जब हम जो वजन है वो एक ही कंधे पर ज्यादा देते हैं तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका आंसर इसीलिए होगा स्कोलियोसिस, राइट। Next is motor development only happens when the child is biologically and mentally ready for it. Motor development refers to the development of movement and various motor abilities from birth till death. It is the ability to move around and manipulate his or her environment. The first stage is marked by extremely rapid growth and development, and in the second stage, by the age of 2 years, this development has begun to level out somewhat. Excuse me. The final stage does not have any marked new development. Rather, it is characterized by mastering and development of the skills achieved in the first two stages. तो यहाँ पे बस मोटर डेवलपमेंट के बारे में सिंपली बताया कि जो हमारे बोन्स का डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है बायोलॉजिकल और मेंटल फैक्टर्स पे, और इसके कारण बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बॉडी में होता है ये। और इसका ये क्या बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज में रैपिड डेवलपमेंट होता है, बाद में सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में 2 साल के बाद में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विच फैक्टर्स अफेक्ट मोटर डेवलपमेंट, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटर डेवलपमेंट, यानी बेसिकली हम बोल सकते हैं बोन्स का डेवलपमेंट। हमने मोटर डेवलपमेंट में पढ़ा था कि 2 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में बिग बोन्स डेवलप होती है, फाइन मोटर डेवलपमेंट में स्मॉल बोन्स डेवलप होती है ना। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ के आप याद कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो मैंने 5 in 1 वीडियो डाली, आप उसको देखिए, ध्यान से देखिए, आपको सब चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। सो विच फैक्टर्स अफेक्ट मोटर डेवलपमेंट? बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजी, एनवायरमेंटल, हमारे आसपास का खाना, अपॉर्चुनिटी, जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हमको लाइफ में मिलती है, ओबेसिटी मोटापा, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो हमने पढ़ी, काइफिसिस, स्कोलियोसिस, फ्लैट फुट, ये सब फिजिकल एक्टिविटीज, बोथ ए एंड बी। डी, टेक्निक, स्किल एंड स्टाइल। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। जो भी बच्चा छोटा होता है, जब भी बच्चा छोटा होता है तो उसके बोन डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें उसको अफेक्ट करती हैं कि वो बायोलॉजिकल कैसा है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है,
उसको खेलने कूदने की कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली है, वो खाना कैसा खाता है, क्या वो ओबेसिटी का शिकार था बचपन से, उसको किसी तरीके की परेशानी तो नहीं थी, फिजिकल एक्टिविटीज करता था कि नहीं करता था। तो ये सारी ही चीजें मिलकर मोटर डेवलपमेंट को बनाती हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Harvard step test is also called the aerobic fitness test. It was developed by Bruha and others in 1943. It is used to measure aerobic fitness by checking the recovery rate. Excuse me. Few students were asked to conduct Harvard step test for their classmates, and they were asked to note down the complete details of the aerobic capacity. For conducting test, they required a bench separate for boys, that is 20 inches, and for girls 16 inches, with one stopwatch to note down the timing and the recovery rate. तो हमने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में हमने अच्छे से पढ़ा था कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स इज द रीडिंग टेकन फॉर कैलकुलेटिंग द लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स। लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स में कितनी बार रीडिंग ली जाती है। तो हमको बहुत अच्छे से पता है, हमने पढ़ा था इसमें कि 3 बार रीडिंग ली जाती है इसमें कैलकुलेशन में, राइट। सो हार्वर्ड टेस्ट में 3 बार रीडिंग ली जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज ऋषि हु वाज स्टडीइंग इन क्लास 12 इज अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट। ऋषि स्टडी कर रहा है क्लास 12 में, वो एक साइंस का स्टूडेंट है। During his physical education class, he got confused how Newton's law of motion are useful in sports and how they can be applied in sports. तो यहाँ पर बताया गया है कि ऋषि कंफ्यूज हो गया कि फिजिकल एजुकेशन में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन किस तरीके से अप्लाई होते हैं। बट हिज टीचर एक्सप्लेन दीज लॉज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स व्हिच प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल टू हिम। बट उसके टीचर ने उसको एग्जांपल्स देके समझा दिया। तो उसने अब क्वेश्चन पूछा है कि स्विमिंग is the best example of which law of motion। स्विमिंग में कौन सा लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। अगर ये आपको समझ में नहीं आए तो आप तीनों ही लॉ को एक बार रिवाइज करो कि लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो हमको पता है कि बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अंटिल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। एंड थर्ड वाले में बताया कि फॉर एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है, लॉ ऑफ रिएक्शन है, बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया भी है एंड लॉ ऑफ रिएक्शन या एक्शन रिएक्शन भी है, क्योंकि जब तक वो स्विमर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा उसकी बॉडी आगे मूव नहीं करेगी। एंड जब वो आगे मूव करता है तो पानी के वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो तैराकी करता है, तो पानी भी रिएक्ट करके उसे आगे की तरफ ले जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। Posture plays a significant role in our daily activities. Current posture means that balancing of the body in an accurate and proper manner. Various types of postural deformities can be identified in the individual. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि bow legs की प्रॉब्लम है, यहाँ पे knock knees की प्रॉब्लम है, ये रेगुलर जो हेल्दी फुट है वो है, legs हैं वो है। From the above given picture, the deformity seen on the center is caused due to the deficiency of center में कौन सा knock knees की प्रॉब्लम है। तो ये आयरन की वजह से, कैल्शियम की वजह से, विटामिन डी की वजह से, both B and C। तो इसका आंसर आएगा both B and C। कैल्शियम बोल लो, विटामिन डी बोल लो, तो ये दोनों ही जो चीज़ है इसकी वजह से, इनकी कमी की वजह से knock knees की प्रॉब्लम हो सकती है। Sohan, a new student in the school, was very much interested in sports, and while learning various biochemical aspects of the game including various movements, he became curious to understand movements using different games। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो पैर को आगे ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है। आप क्लियरली समझ सकते हो बहुत सारी मूवमेंट यहाँ पर हो रही है। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कम अंडर विच मूवमेंट। फ्लेक्शन इज व्हाट, जब आप बॉडी का व्हेन द एंगल बिटवीन जॉइंट डिक्रीजेस, एंड एक्सटेंशन का मतलब क्या है, व्हेन द एंगल बिटवीन द जॉइंट इंक्रीजेस। हमने बहुत अच्छे से फ्लेक्शन एक्सटेंशन सब कुछ पढ़ा था, राइट। तो ये कौन सी मूवमेंट है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, किसके अंदर आएगी, ग्लाइडिंग मूवमेंट के अंदर आएगी। ग्लाइडिंग मूवमेंट हाथ की होती है, ठीक है।
जो हमारा हाथ होता है जब वो राइट या लेफ्ट की तरफ घूमता है, मैं फोटो डाल दूंगी, कोशिश करूंगी, वो होता है एंगुलर। का मतलब क्या है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में तो हम एंगल्स की ही बात करते हैं, है ना, एंगल्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो वो होता है। रोटेशन क्या है, जैसे हमारी नेक होती है वो रोटेट करती है, सर्कमडक्शन जो आसपास का ही है। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में क्या होता है, एंगुलर मूवमेंट होती है। हम यहाँ पे एंगल की ही बात करते हैं कि एंगल बढ़ गया है, एंगल घट गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। AB school is one of the reputed schools in their location for the number of sports facilities it provides to its stakeholders. Keeping that in consideration, CBSE Sports Cell has given them the responsibility of conducting CBSE football cluster. 35 teams have sent their entry for participation in the tournament. Due to large number of teams willing to participate in school should conduct competition by which fixture। अब हमको पता है कि 35 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। अगर हर टीम का मुकाबला दूसरी टीम के साथ कराएंगे तो बहुत दिन लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा भी लगेगा। तो लीग से कराएंगे तो बहुत पैसा लग जाएगा, स्टेयरकेस से भी बहुत पैसा लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत देर होगी, ठीक है। तो इसका बेस्ट क्या होगा कि हम नॉकआउट के बेसिस पे कराएं। नॉकआउट हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कराएं, इन दोनों के बीच में कराएं, फिर इसमें से एक आ गया, इसमें से एक आ गया, फिर उनके बीच में कराएं, फिर विनर मिल गया। तो नॉकआउट के बेसिस में हम कराएंगे तो जल्दी भी हो जाएगा, पैसा भी कम लगेगा, राइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।